आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपकी लोकसभा से जुड़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल रही होंगी कि वास्तव में लोकसभा को क्यों लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। यह लोकसभा के जो गठन का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है और वर्तमान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, और जब जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था उस समय लोकसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या हुआ करती थी। वास्तव में लोकसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, आखिरकार इनके कार्यकाल क्या हैं, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिल रही होगी कि लोकसभा की शक्ति एवं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ये मिलेगा कि आखिरकार ये आपका लोकसभा के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही होगी। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। बात की जाती है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग बात करें लोकसभा तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था है या भारत की जो शासन प्रणाली है उसके तीन मजबूत आधार स्तंभ आपके होते हैं। पहला आधार स्तंभ उसका है आपका कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। और जैसा कि आप जानते हैं जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, यह तीन से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें हम लोग बात आज करेंगे जो एक तरह से देखा जाए तो जिसे आप संसद ही कहते हैं, यानी लोकसभा को एक तरीके से देखा जाए तो संसद के ही नाम से जाना जाता है। और चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है, या आप लोकसभा संसद का प्रथम सदन या इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। यानी देखा जाए तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा आपकी द्वितीय सदन होती है, लेकिन ये निम्न सदन के नाम से जानी जाती है, लेकिन यह लोकप्रिय सदन होती है। लोकप्रिय सदन होने से आशय ये है कि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इस नाते से यह काफी लोकप्रिय सदन होती है। और देखा जाए तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह एक लोकप्रिय सदन के नाम से जानी जाती है। अब यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली भी होती है और इसके सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जनता इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करती है। अब थोड़ा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, यानी लोकसभा के गठन का अधिकार कहाँ पे लिखा गया है भारतीय संविधान के, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अब उसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्याएं, योग्यताएं, बहुत सारी बातें दी गई हैं। तो हम लोग बात करेंगे जब भारतीय संविधान बन रहा था, यानी बना था, यानी मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित थी उस समय वो आपकी 500 थी। यानी मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 ही थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, वहाँ पे इसकी संख्या 525 कर दी गई। आगे चल के 31वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, जिसमें उसकी संख्या 545 निर्धारित की गई थी। किंतु अब लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात की जाए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यह आपकी 552 हो सकती है अधिकतम। यह वर्तमान में निर्धारित किया गया था, किंतु अब इसका बंटवारा कैसे किया गया। अब अधिकतम जो 552 सीटें हैं उनमें 530 जो सीटें होंगी या जो 530 जो सदस्य होंगे वो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र से आएंगे, यानी 530 जो सांसद होंगे वो राज्यों का जो निर्वाचित क्षेत्र होगा वहाँ से आएंगे। 20 जो सदस्य होंगे वह संघीय क्षेत्र से आएंगे, यानी जो केंद्र शासित राज्य होते हैं वहाँ से 20 सदस्य लिए जाएंगे और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा। तो ये
52 जो सीटें हैं उनमें 530 राज्यों द्वारा, 20 संघीय क्षेत्र के राज्यों द्वारा, 2 आंग्ल भारतीय। लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें कि जिस पर जो है आपका इस समय वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचन होता है, तो वर्तमान में लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है जो वर्तमान में लोकसभा के अंदर, वो आपकी 545 है। यानी अभी 552 नहीं है, 545 पर ही आपका निर्वाचन होता है। लेकिन यदि हम इनके बंटवारे की बात करें तो 530 सदस्य जो होते हैं वो आपके जो है राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र से आएंगे, और जो 13 सदस्य होंगे वो आपके संघीय क्षेत्र से आएंगे, और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अंदर मनोनयन किया जाता है। और यह संख्या अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2026 तक यथावत रहेगी। यानी अभी जो चुनाव 2024 में लोकसभा का होने वाला है वो इन्हीं सीटों के ऊपर होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है आपका जो है एक संविधान में संशोधन करके जो ये दो आंग्ल भारतीय को लोकसभा में, और जो है जो राज्यसभा के अंदर जो 11 को देखा जाए तो, या लोकसभा के अंदर जो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसकी संख्या देखा जाए तो अब आंग्ल भारतीयों की संख्या भारत में बहुत कम हो गई है। तो इसके ऊपर जो है इसके देखा जाए तो 2 आंग्ल भारतीयों के चयन को लेकर के अभी हाल ही में संविधान संशोधन किया गया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और वहीं पर महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है कि अब जो है लोकसभा में जो है 33%, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पर भी 33% महिलाओं को वहां पे आरक्षण प्रदान किया गया। तो एक ही संविधान संशोधन में ये दोनों बातें की गई हैं। ये आपका अभी करंट का है। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा कि जो है 80 सीटों की, तो अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें कि भाई अगर 545 में अनुसूचित जाति की वर्तमान या ये वर्तमान में 84 जो सीटें हैं या जो 84 सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, और जो 47 सीटें हैं वो आरक्षण को लेकर के एसटी यानी एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें लोकसभा में बिल्कुल आरक्षण को लेकर के, मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण के प्रावधान के तहत इतने सीटों को सुरक्षित किया गया है, 84 और 47। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन की बात करते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जो है वयस्क मताधिकार के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया जाता है, जिसमें जो है आयु को 21 वर्ष, देखिए पहले जो 21 वर्ष की आयु के मतदाता को वयस्क मताधिकार यानी उसे मताधिकार जो है करने का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी वो अपना मत दे सकता था। लेकिन अब उम्र घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। वो कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जहां पर मतदाता जो होगा उसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और वह वयस्क मतदाता माना जाएगा। वह अपने मत का प्रयोग करेगा और वही प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की उम्र की, तो खास करके लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। 25 वर्ष से कम आयु है तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यानी उसकी योग्यता में अगर हम उम्र की बात करें तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए मतलब ये उसकी जो निम्नतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। अब बात की जाए उसके कार्यकाल की, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आप जानते हैं 5 वर्ष तक होता है, और प्रथम बैठक यानी लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि हम लोग लोकसभा में आखिरकार अधिवेशन एवं गणपूर्ति से संबंधित बातें। देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन करेगा। ये बातें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखी गई हैं, यानी राष्ट्रपति कम से कम लोकसभा का 2 बार अधिवेशन करेगा। और इन अंतिम बैठक यानी अंतिम बैठक एवं प्रथम बैठक इनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी हर 6 माह के अंतराल पे बैठकें होना सुनिश्चित है। ठीक है, अब बात होती है कि भाई लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या, तो कम से कम
गणपूर्ति की संख्या जो है वो कुल सदस्य संख्या की 1/10 है। यानी जितनी भी लोकसभा के अंदर वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसका कम से कम 1/10 सदस्य रहेंगे तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। यदि उससे कम है तो फिर दिक्कत है। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या को निर्धारित किया गया है 55। यदि बैठक में 55 सांसद मौजूद हैं तो उनकी संख्या गणपूर्ति में मानी जा सकती है। यदि उससे कम है तो नहीं। ठीक है, तो 55 से कम जो है 55 आपकी वर्तमान में निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक। अब ध्यान देना है आपको कि लोकसभा के अंदर एक लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो जैसे ही जो है लोकसभा की पहली बैठक होती है, यानी लोकसभा की पहली बैठक के दिन ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत यह अधिकार मिला है कि लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। यानी एक स्पीकर होगा और एक सब स्पीकर होगा और उनके भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष के होंगे। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये चीज़ें हैं। और देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अलग से शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती है। जिस तरीके से सामान्य जो है सांसदों का यानी लोकसभा के सदस्यों का जिस तरीके से शपथ ग्रहण सभी का होता है उनका भी उसी तरीके से होता है। अलग से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती। थोड़ी बात कर लेते हैं प्रमुख लोकसभा की शक्ति एवं कार्य की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो लोकसभा एक शक्तिशाली सदन के रूप में जानी जाती है और राष्ट्रपति के अनुच्छेद अब देखिए अब है और राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। यदि किसी बिल को लेकर के दोनों सदनों में यदि जो है उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति को 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन कराने का प्रावधान होता है। लेकिन इसमें जो है लोकसभा को ही जो है ज़्यादा जिम्मेदार समझा जाता है। उसका कारण भी है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित करके आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक के संबंध में केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। यानी कौन विधेयक धन विधेयक है और कौन विधेयक धन विधेयक नहीं है अगर देखा जाए तो इसका निर्णय करने का अधिकार भी लोकसभा को ही होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो ये कह रहा है 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा को 14 दिन का, अगर धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को मात्र 14 दिन का ही समय दिया जाता है और उस 14 दिन के अंदर ही उन्हें प्रस्ताव को हर हाल में पारित करना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा धन विधेयक के संबंध में सर्वा जिम्मेदार है और केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी लोकसभा अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत लोकसभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपके इस टाइप के बनते हैं और कई बार ये जिन क्वेश्चनों पे खास करके फोकस किया गया ये आपके पूछे भी जाते हैं। तो आप बने खास करके जैसे कि संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में जो है लोकसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या है। अब आपका गणपूर्ति वाला क्वेश्चन कि गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की संख्या होना वर्तमान में आवश्यक है। अब इसके बाद धन विधेयक के संबंध में और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होना, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त हैं, बार बार आपसे दोहराए जाते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।